कक्षा 10 की विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप विज्ञान के पाठ्यक्रम में तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और इस अध्याय का नाम है धातु एवं अधातु। 2 लेक्चर देख चुके हैं हम। पहले में धातुएं क्या हैं, अधातुएं क्या हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा गया। और दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। 2 रासायनिक गुणों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज कुछ और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। वह कौन से हैं, इसको देखते हैं। अगला रासायनिक गुण है धातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया। धातुएं अम्ल के साथ किस तरह अपक्रिया करती हैं? धातुएं तनु अम्लों के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। 2 चीज़ें बनती हैं जब कोई भी धातु तनु अम्लों के साथ अपक्रिया करती है। तो स्केलेटन फार्मूला है धातु ढांचा फार्मूला, अम्ल तनु होना चाहिए, बनता है धातु लवण और हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी धातु जब किसी तनु अम्ल से अपक्रिया करती है तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। उदाहरण देख लें। Fe आयरन +2 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब आयरन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो बनता है FeCl2 और H2। 2 हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। दूसरा उदाहरण है 2Al + 6HCl, बनता है AlCl3 और 3H2। तो जब भी कोई धातु किसी तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करती है तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसको हमने उदाहरण के साथ देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस गुण के साथ। धातुएं जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं, ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl, लेकिन जब नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ कोई भी धातु अपक्रिया करती है और उस समय जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वह दिखाई नहीं देती है, बाहर नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है? या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस बनने ही नहीं पाती। क्यों होता है? क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है वह एक प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल होता है। उसके भीतर एक प्रबल ऑक्सीकारक गुण पाया जाता है जो कि उस अपक्रिया में निकलने वाली हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कर लेता है और जल बना देता है और खुद नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाता है। तो इसीलिए उसमें हमें हाइड्रोजन गैस निकलती हुई नहीं दिखाई देती है कोई भी धातु जब नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अपक्रिया करता है। कॉपर एक ऐसी धातु है जो कि तनु HCl के साथ अपक्रिया नहीं करती है। तो यह 2 बातें याद रखना है कि जब HNO3 के साथ अपक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, और जब कॉपर को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रखा जाता है तो वह कोई भी अपक्रिया नहीं करता है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एक्वा रेजिया, जिसे अम्लराज भी कहा जाता है। यह हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला तत्व है। यह क्या होता है? यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किस अनुपात में? 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल मीन्स HNO3 का मिश्रण जो बनता है वह एक्वा रेजिया या अम्लराज कहलाता है। अगर हम 3:1 के अनुपात में सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो जो मिश्रण बनता है वह अम्लराज कहलाता है। और यह बनाया क्यों जाता है? यह इतना तीव्र होता है कि यह सोने तक को गला सकता है, सोने को भी गला देता है। सुनार जो सोने के आभूषण साफ करने के लिए जिस अम्ल का उपयोग करते हैं वह अम्लराज ही होता है। बाकी किसी अकेले अम्ल में यह क्षमता नहीं होती है कि वह सोना या प्लेटिनम जैसी धातुओं को गला सके या काट सके। तो इसलिए यह अम्लराज 3:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। अगला जो रासायनिक गुण है, धातु की अन्य धातु लवणों के साथ क्या अपक्रिया होती है। धातुएं, मान लीजिए एक धातु A है
धातु ए धातु बी के लवण के साथ अब क्रिया कर रही है। अब क्रिया के उपरांत हम देखते हैं कि धातु ए का लवण बन जाता है और धातु बी मुक्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? उदाहरण देख लें। FeCuSO4 कॉपर सल्फेट से जब अब क्रिया करता है तो बनता है FeSO4 फेरस सल्फेट और कॉपर धातु मुक्त हो जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों दूसरे धातु के लवण के विलयन से उसको विस्थापित कर देता है? सक्रियता श्रेणी एक चीज़ होती है, भी आगे बताएंगे हम। सक्रियता श्रेणी में जो भी धातुएं ऊपर स्थित होती हैं उन धातुओं को सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अपने से नीचे स्थित धातुओं के लवण के विलयन से उन धातुओं को विस्थापित करके स्वयं उसके साथ जुड़ जाती हैं। तो ऊपर के उदाहरण में हम देख सकते हैं कि FeCuSO4 के लवण से Cu को विस्थापित कर देता है। इसका मतलब Fe जो है वह Cu से सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित है। तो यह गुण होता है किसी भी अन्य धातु के लवण के साथ अपक्रिया करने में। सक्रियता श्रेणी क्या होती है यह जान लें। तत्वों की वह सारणी जिसमें उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तत्वों की हम ऐसी सारणी बनाएं जिसमें कि उन्हें उनकी जो अभिक्रियाशीलता है उसके घटते हुए क्रम में जब हम व्यवस्थित करते हैं तो इस प्रकार जो श्रेणी तैयार होती है वह सक्रियता श्रेणी कहलाती है। इस तरह बनी हुई श्रेणी जैसे सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक, यह एक सक्रियता श्रेणी है और इसमें ऊपर वह धातुएं हैं जो कि बहुत अधिक सक्रिय होती हैं, बीच में मध्यम सक्रिय धातुएं हैं और नीचे बिल्कुल कम सक्रिय धातुएं रखी गई हैं। क्योंकि हम उसकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखते हैं तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम इसमें से इस श्रेणी में स्थित धातुओं की क्रियाशीलता को घटते हुए देखेंगे। तो इस तरह बनी हुई श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। धातुओं की अधातुओं के साथ किस प्रकार अभिक्रिया होती है, यह अगला रासायनिक गुण है धातुओं का। पहला चीज, तत्वों की अभिक्रियाशीलता उनके संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति होती है। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया समझने से पहले कुछ बेसिक बातें जानना है, जिनमें पहला है कि तत्वों की अभिक्रियाशीलता उनके संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति होती है। कोई भी तत्व की किसी भी तत्व की अभिक्रियाशीलता हो। दूसरी बात जो है, धातुएं कोई भी धातु हो वह अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनती है। मतलब वह धनायन का निर्माण करती हैं धातुएं जब अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन को छोड़ती हैं या इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। अधातुएं अपने संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हैं और जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं तो बनता है ऋणायन। इस तरह जो आयन बनता है, अणु बनता है, वह आयन कहलाता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके। और अगर प्रदान कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वह धनायन कहलाएगा, ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वह ऋणायन कहलाता है। तो धातुओं में यह गुण होता है कि वह इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का गुण रखती हैं और धनायन बनाती हैं, और अधातुओं में यह प्रवृत्ति होती है कि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहती हैं और क्या बनाती हैं, ऋणायन। अधातुएं ऐसे यौगिक जो कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं, लेन देन से आदान प्रदान से जो भी यौगिक बनते हैं उन यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं और इनके कुछ विशेष गुणधर्म होते हैं। भौतिक प्रकृति के रूप में इनकी देखी जाए तो आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। घुलनशीलता का गुण देखें, आयनिक यौगिक जल में तो घुलनशील होते हैं, कोई भी आयनिक यौगिक हो जल में
घुलनशील होता है, लेकिन जो कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इन सब चीज़ों में यह हमेशा अघुलनशील रहते हैं, कोई भी आयनिक यौगिक हो, या जल में घुलनशील सिर्फ रहते हैं बस। विद्युत चालकता का गुण देखें। आयनिक यौगिकों के जो जलीय विलयन होते हैं या उनकी जो घुली हुई अवस्था होती है, वह जल के विलयन के रूप में हो या घुलित अवस्था में हो, उस समय वह विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन जब वो ठोस अवस्था में रहते हैं तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। यह इनकी विद्युत चालकता का गुण होता है। कुछ एक आयनिक यौगिक है NaCl, सोडियम क्लोराइड। कैसे बनते हैं आयनिक यौगिक, इसके उदाहरण से समझ सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का जो संयोजकता कोष है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 281 होता है। तो इसके संयोजकता कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कोष को संयोजकता कोष कहा जाता है, तो इसके संयोजकता कोष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। वहीं जो क्लोरीन है इसके संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और हर तत्व की यह प्रवृत्ति होती है, वह चाहता है कि उसके बाहरी कोष में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। वह हमेशा इस संख्या को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा करता है। इसी संख्या को अष्टक पूर्ण करने की प्रवृत्ति ही तत्वों की अभिक्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है या तत्वों की अभिक्रियाशीलता कहलाती है। तो अष्टक कैसे पूर्ण होगा? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो दोनों की बाहरी कक्षा में अष्टक पूर्ण हो जाएगा। यह प्रवृत्ति अष्टक पूर्ण करने की यह इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के लिए प्रेरित करती है तत्वों को। और जब इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से कोई भी यौगिक बनता है तो ऐसे यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, जैसे कि NaCl का निर्माण आप देख रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके यह धनायन बन जाता है Na+, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बन जाता है -1। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दृष्टिकोण से देखें तो 281 होता है पहले, और फिर जब Na+ बन जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 28 और 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले होता है 287। जब यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ऋणायन बन जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 288। तो इस तरह आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो यह थी आज की क्लास, और साथ ही धातुओं के रासायनिक गुण। तो धातुओं के रासायनिक गुण पूर्ण हुए। अब इसके बाद हम धातुओं की प्राप्ति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।